seems impossible until it is done। ये जो कहावत है वो नेल्सन मंडेला जी ने कही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ये बात क्यों कही जा रही है, तो इसलिए क्योंकि अब आप लोग अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो जब तक कि कोई कार्य नहीं किया जाता है वो हमें इम्पॉसिबल लगता है। तो आइए आज हम यही देखें कि किसी भी कार्य को यानी हम अपने एग्ज़ाम्स को कैसे लिखें तो हमें आसानी होगी और जिसका कि हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर या टेंशन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं निशी आपकी साइंस टीचर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार हम अपना साइंस के एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग या मार्क्स प्राप्त कर सकें। अभी हम लोग यह डिस्कस करने वाले हैं पैटर्न अकॉर्डिंग टू द मॉडल सेट, एंड देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट टिप्स on what we have to do and what not to do about our exam. During the board exams, especially when you are writing your science exams, we are discussing about the content and what we have to do और क्या हमें नहीं करना चाहिए जिसमें कि हमें साइंस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें। तो हम इस डिस्कशन के कंटेंट को पहले देखते हैं। इस कंटेंट में हमने इसको 6 पंक्तियों में बांधा है, जिसके कारण आप यह समझ सकेंगे कि कौन कौन सी बातों पे हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम अपना साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आइए अब हम यह देखते हैं कि हमारे इस पूरे डिस्कशन का क्या क्या कंटेंट है। हमारे डिस्कशन का फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन पेपर्स पैटर्न और लेआउट ऑफ मार्क्स। उसके बाद दूसरे में हम देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या दिए होते हैं क्वेश्चन पेपर्स में। तीसरे में देखेंगे वैसे इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग स्पेशली साइंस जो हमें याद रखना चाहिए कि साइंस के पेपर को हल करने में हमें अदर पेपर्स के अलावा क्या ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। फोर्थ पॉइंट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस का सिलेक्शन हम कैसे करें। फिफ्थ में टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग राइटिंग एग्जाम्स, और सिक्स्थ में हम देखेंगे कंटेंट इन आंसर्स मैनेजमेंट, मतलब कौन से क्वेश्चंस में हमें कितना और क्या लिखना चाहिए। तो अब हम अपने पहले पॉइंट में देखेंगे क्वेश्चन पेपर लेआउट, मतलब मार्क्स का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पेपर साइंस के पेपर में और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं पहले हम वो देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो गिवन है वह 110 है। कैसे? 80, 24 एंड 6। ऑब्जेक्टिव टाइप्स 80 हैं, 1 मार्क्स, जिसके लिए आपको मल्टीपल चॉइस आंसर्स मिलते हैं जिसमें से एक आंसर आपको सेलेक्ट करना होता है। दूसरा है सब्जेक्टिव टाइप्स, जिसमें 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो यहाँ पे हमारे साइंस के सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को अलग करके 8 छोटे प्रश्न फिजिक्स में होंगे, केमिस्ट्री में भी 8 और बायो में भी 8, और वहीं पे लॉन्ग प्रश्न कितने होंगे? 2 होंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी 2 और बायो में भी 2। तो टोटल हो गए 6 प्रश्न, और शॉर्ट में टोटल हो गए 24 प्रश्न, और 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव्स में होंगे। टोटल मिला के 110 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे। इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको हल करने हैं वो हम आगे देखेंगे। तो हम अब देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए होते हैं। गिव आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स, यथासंभव जहाँ तक आपका प्रयास हो कि अपने शब्दों में आप क्वेश्चन का आंसर लिखें। दूसरा पॉइंट है राइट हैंड साइड में जो मार्जिन है और वहाँ पे जो मार्क्स दिए गए हैं वो उस क्वेश्चन के लिए फुल प्राप्तांक है कि उस क्वेश्चन में आप फुल इतने मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम जो आपको मिल रहा है वह क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए मिल रहा है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक बिल्कुल ही केयरफुली आप क्वेश्चंस को रीड करें और उसी समय आप यह ध्यान में ले आएं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस हल करने हैं। चौथा पॉइंट है डार्कन द सर्किल विथ ब्लू एंड ब्लैक पेन। पांचवा है डार्कन ओनली वन ऑप्शन। 4 विकल्पों में से आप सिर्फ एक को ही ऑप्ट करें। अगर आप 2 को ऑप्ट करते हैं तो वह क्वेश्चन आपका अनमार्क्ड में चला जाएगा।
छठा पॉइंट है डू नॉट टेक एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब हम ये देखते हैं इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्पेशली साइंस, कि साइंस सब्जेक्ट में हमें क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। यह क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटा हुआ है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिला के दिए हुए होंगे। लेकिन सेक्शन बी जो है वह सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिसमें कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन वहाँ पे यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों बनाना है। उसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए होंगे और उसके बाद बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए होंगे। तो सभी सेक्शंस वाइज आप ध्यान से सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। ऐसा नहीं कि फिजिक्स का क्वेश्चन आप बायो में लिख दें और केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप ऊपर फिजिक्स में लिख दें, तो उस प्रकार से आपके क्वेश्चंस की मार्किंग करने में कठिनाई होगी और आपको उसके प्राप्तांक भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो अब पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेक्शन ए में कितने प्रश्न होंगे। तो वहाँ पे प्रश्नों की संख्या होगी 80, यानी कि 80 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन उसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसमें से आपको मात्र 40 यानी कि 40 प्रश्नों को ही हल करना है। अब ये कौन से 40 प्रश्न होंगे? तो ये वह 40 प्रश्न होंगे जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते हों। मान लो कि अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है बायो या फिर किसी का फिजिक्स, तो आप इन सारे क्वेश्चंस में से सेलेक्ट करने की कोशिश करें कि जो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो, जिसके लिए आप बिल्कुल कंफर्म हो, आप वो सारे क्वेश्चंस करें। तो इसके में क्या है कि इस 80 प्रश्नों में हम यह देखेंगे कि पहले के 25-26 प्रश्न फिजिक्स के होते हैं, उसके बाद 25-26 प्रश्न केमिस्ट्री के और शेष जो रहते हैं वो बायो वाले। तो हम यहाँ पर यह ध्यान देंगे कि जो प्रश्न हमें अच्छे से आता है उसी प्रश्न को हम करें। अगर हमारे पास टाइम को मैनेज करके चलना है तो हम यह देखेंगे कि हमारा बायो अगर सही है तो पहले हम बायो के प्रश्नों को पढ़ें और उसमें से अधिक प्रश्न जो हम हल या कंफर्म्ड हैं उनको हम पहले ही टिक कर लें और उसके बाद फिर हम अपने केमिस्ट्री और फिजिक्स की ओर बढ़ें। यहाँ पे जब ऑप्शन ज़्यादा हैं तो हम इसका फ़ायदा बहुत ही अच्छे से उठा सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम अब यह देखते हैं कि किस प्रकार जो 80 प्रश्न दिए हुए हैं उसको हम कैसे हल करेंगे। अब मान लीजिए कि हमारा बायो का क्वेश्चन नंबर 75 जो है मुझे वह कंठस्थ याद है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 75 बना लेंगे। उसी प्रकार से जो क्वेश्चंस हमें कंठस्थ हैं वो हम पहले बना लेंगे और उसको बनाने के बाद तो क्या होगा कि ये हमारा सिलेक्शन इस तरीके से हो जाएगा और हम इसी प्रकार से और सारे क्वेश्चंस जो हमें आते हैं वो हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखा कि जिन प्रश्नों का उत्तर हमें कंफर्म याद था तो हमने वो किया। इस चार्ट पे हम यह देख रहे हैं कि एक गोला हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को दर्शा रहा है। वहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। उसी तरीके से यहाँ पे हमने सिर्फ प्रश्नों को दर्शाया है कि 80 प्रश्न आएंगे, उसमें से आपको सारे 80 प्रश्नों के 4-4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको एक ऑप्शन चुनना है। अब मान लो कि हमारा बायो अच्छा था, हमने बायो के क्वेश्चंस को किया, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री के किया। अगर आप 40 प्रश्नों से ज़्यादा का आंसर दे देंगे तो क्या होगा कि जब मार्किंग शुरू होगी तो कंप्यूटर शुरू के 40 को लेगा जो आपने भरे हैं। तो यहाँ पर ये लिया क्वेश्चन नंबर 2, फिर 7, उसके बाद 12 और 13, 14 और इसी क्रम से आगे बढ़ता जाएगा। परंतु अगर आपने 40 से ज़्यादा प्रश्नों का हल कर दिया तो कंप्यूटर तो शुरू के 40 को ले लेगा और उसमें अगर आप कोई क्वेश्चन जो आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो आपका नेगेटिव मार्किंग तो नहीं, वो अनमार्क्ड में चला जाएगा। इसलिए आप यह ध्यान दें कि आप वही 40 प्रश्नों को ही रंगें जो आप अच्छे से जानते हों, चाहे वो बायो के लास्ट वाले हों या फिजिक्स के हों या केमिस्ट्री के हों।
आपके पास ऑप्शन है कि आप 1 से लेके 80 तक के प्रश्नों में कोई सा भी 40 प्रश्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एक प्रश्न के लिए हमने यहाँ पे एक ही गोला दिखाकर उसी को रंगा, जबकि वहाँ आपको प्रश्न संख्या 2 के लिए 4 गोले दिए रहेंगे। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि जब भी आप गोले को कलर करते हैं तो पूर्ण रूप से कलर करें, ये साइड में थोड़ा सा या इधर थोड़ा ना बचाएं और बिल्कुल अच्छे से कलर करें ब्लू या ब्लैक पेन से। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस हैं उसको मैंने बताया था कि फिजिक्स में लगभग 25 क्वेश्चन तक रहते हैं, फिर 26 से लेके 55 क्वेश्चन तक केमिस्ट्री के रहते हैं, फिर 56 से लेके 80वां क्वेश्चन नंबर तक बायो का रहता है। तो आप यह ध्यान दें कि आपको कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से याद है और उसे आप बनाएं। अब हम देखते हैं सेक्शन बी में क्या प्रश्न रहते हैं। सेक्शन बी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेक्शन है, जिसमें के टोटल मार्क्स कितने हैं, 40 मार्क्स के हैं। लेकिन जब आप हमारे साइंस के सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर के सेक्शन बी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पहला प्रश्न जो है वह फिजिक्स का स्टार्ट होगा। उसके बाद फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री और तब लास्ट में बायो का क्वेश्चंस दिया रहेगा। अब हम देखते हैं कि मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो फिजिक्स के लिए 14 मार्क्स यानी कि 14 मार्क्स अलॉटेड होते हैं, केमिस्ट्री के लिए 13 और बायो के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए 13 मार्क्स। अब इनका आप देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होता है। तो फिजिक्स के पेपर में जब हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का सेक्शन, तो उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पहले आएंगे, जो कि उन प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होंगे आपके दिए रहेंगे 8, लेकिन उसमें से आपको बनाना कितना है, 4, और सबका मार्क्स कितना होगा, 2 मार्क्स का, यानी 4 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच इज इक्वल टू 8 मार्क्स। यानी कि फिजिक्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है उसमें आप अधिकतम 8 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से केमिस्ट्री का जब सेक्शन स्टार्ट होगा उसमें भी 8 क्वेश्चंस दिए होंगे शॉर्ट आंसर में और आपको करने होंगे 4, और कुल प्राप्तांक आप पा सकते हैं 8 मार्क्स। उसी प्रकार से बायो में भी 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको करने हैं 4, और प्रत्येक का मार्क्स 2 रहेगा और आप अधिकतम 8 मार्क्स उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो ये हो गई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो कितने होते हैं। तो फिजिक्स में हम देखेंगे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 दिए हुए होंगे, लेकिन हमें आंसर कितना करना है, सिर्फ 1, यानी उस 2 में से सिर्फ 1 क्वेश्चन को हम डील करेंगे और उसके लिए मार्क्स दिए हुए रहेंगे 6, मतलब 1 क्वेश्चन उसका मार्क्स 6 और 6 मार्क्स मिलेंगे हमें फिजिक्स के लॉन्ग आंसर के लिए। परंतु केमिस्ट्री में यही चीज़ क्या होगा, 2 क्वेश्चंस दिए होंगे, बनाना 1 है और उसमें हमें प्राप्तांक होंगे 5। उसी प्रकार से बायो में भी हम देखेंगे कि प्रश्न रहेंगे 2 और हमें बनाना उसमें से 1 है और हमें प्राप्तांक प्राप्त कितने हो सकते हैं, अधिकतम 5। तो इस प्रकार हमने देखा कि फिजिक्स में शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस 8 मार्क्स, लॉन्ग क्वेश्चंस 6 मार्क्स, टोटल हो गए 14 मार्क्स। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चंस 8 मार्क्स, लॉन्ग क्वेश्चंस 5 मार्क्स, टोटल 13 मार्क्स। बायो में टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क्स 8, लॉन्ग क्वेश्चंस 5 मार्क्स और टोटल मार्क्स हो गए 13। तो इस प्रकार से हमारा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ रहेगा। आप इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही, तो इस प्रकार से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ रहेगा। आप इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही अपने क्वेश्चंस को हल करें। जहां सिर्फ 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है, अन्यथा आप 5 या 6 कुछ प्रश्नों का आंसर ना दें, वो आपका मार्क्स काउंट नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन पर सब्जेक्ट वाइज साइंस में कैसा कैसा रहेगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि वह कौन से चैप्टर्स हैं या वह कौन सी
बातें हैं जो हमें ध्यान देने योग्य हैं इन लास्ट मोमेंट में। जब हम अपने एग्ज़ाम के इतने करीब आ गए हैं तो हमें अब तक जितना भी हमने पढ़ा उन सबको रिवाइज करने का समय आ गया। अब ऐसे मौके पे आप नए चैप्टर्स या नया कुछ लेके ना पढ़ें, जितना भी अभी तक पढ़ा हुआ है उस सबको रिवाइज करें और बिल्कुल काम होके बिल्कुल शांत मन से आप आगे की बातों को ध्यान में रखकर अपना जो एग्ज़ाम देने जब लिखने जाना है उस समय आप एग्ज़ाम के लिए जाएं। तो अब हम सब्जेक्ट वाइज फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो वाइज अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन सी बातों को हम ध्यान में रखेंगे और ताकि हम अच्छे से अच्छे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिज़िक्स के बारे में। तो फिज़िक्स में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर्स या कौन कौन सी बातें अपने ध्यान में रखने योग्य हैं। पहला है लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न 1 मार्क्स में और शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो आप इस चैप्टर्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। दूसरा है रे डायग्राम। रे डायग्राम मिरर के साथ हो या लेंस के साथ हो, उसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। तीसरा है डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर या लेंस। क्वेश्चंस आपके कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के या फिर मिरर के डिफरेंस के बारे में भी आ सकता है और अक्सर यह प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लें। चौथा है यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर और लेंस, उनके यूजेस को भी आप एक बार रिवाइज कर लें। पांचवा में है कि थंब रूल जो होते हैं फ्लेमिंग्स के राइट हैंड या लेफ्ट हैंड थंब रूल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है। और जब हम अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं तो हम जानते हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस बार के में भी है और पिछले बार भी पूछा गया है। इस बार के हमारे जो मॉडल पेपर मिला है उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की चर्चा की गई है, इसलिए आप इन रूल्स को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। 6 क्वेश्चन इसमें आ सकता है ह्यूमन आई के बारे में, जो कि हमारे लाइट वाले चैप्टर में है, तो आप इसका भी एक बार डायग्राम और उसके एक्सप्लेनेशन को रिवाइज कर लेंगे। रेस्ट ऑफ फिजिक्स में 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए थॉरो करेंगे अपने बुक्स को। अपने बुक को अगर आप थॉरली अच्छे से एक एक लाइन वाइज पढ़ते हैं या फिर उनका कंटेंट जो लास्ट में दिया होता है रिव्यू, उसको आप करेंगे तो आपके 1 मार्क्स क्वेश्चंस आसानी से हल हो जाएंगे। और इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो फिजिक्स से स्कोरिंग मार्क्स तक आप आराम से इसमें ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री शायद आप लोगों को बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट लगता हो कि ये बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा याद करने योग्य है, तो केमिस्ट्री को हम इन 4 बिंदुओं में आराम से समेट सकते हैं। पहला क्या है? पहला है कि आप सिंबल्स, फॉर्मूला, इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग, अगर आपका कमांड इन चारों चीज़ों पे है तो केमिस्ट्री तो आपका आधा स्कोरिंग ऐसे ही हो गया। किसी भी एटम्स का सिंबल्स ये आपको याद होना चाहिए, इस सभी को आप पहले से ही कंठस्थ करके रखें। फिर केमिकल फार्मूलाज, वैसे कुछ जनरल लोकल सब्जेक्ट हमारे पास जो हैं ऑब्जेक्ट्स जैसे कि चूना पत्थर, संगमरमर, इन सभी का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, इसलिए आप उनके फार्मूलाज को याद रखेंगे। इक्वेशंस, जब आप इक्वेशंस करते हैं तो इक्वेशंस को बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि जितने एटम्स एक पदार्थ के आपके लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही आपको राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो एक आपका इक्वेशंस और बैलेंसिंग कवर हो जाएगा और अधिकतर स्कोरिंग आपके मार्क्स इसी सारे पॉइंट से हो जाएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री में ध्यान देने योग्य है पीएच। जब हम पीएच की बात करते हैं और हम बात करेंगे कि एग्जाम्स में पीएच से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम देखेंगे कि जनरल सामान का जैसे कि पानी, नींबू, टमाटर, इस तरह के पदार्थों का पीएच 1 मार्क्स क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद और कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? पीएच मीटर से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो हमारा 0 से लेके 7 तक का पीएच है वो क्या है, एसिडिक के लिए है या बेसिक के लिए है, उस प्रकार से पीएच मीटर से भी प्रश्न आते हैं।
उसके बाद लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है? जो कि पीएच को दर्शाता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो इससे भी प्रश्न आते हैं। लिटमस पेपर के लिए यहाँ पे मैं एक आपको ऐसे ही एक ट्रिक है, अनल, अनल मतलब अम्ल जो है वह न से नीला को ल से लाल करता है। इस प्रकार के ट्रिक से आप बड़े बड़े चीज़ों को भी छोटी बातों में याद कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ऑर्गेनिक में, हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और IUPAC नेम और आइसोमेरिज्म, ये सारे जब आप कार्बन वाले चैप्टर्स में देखेंगे तो IUPAC नेम और स्ट्रक्चरल फार्मूला से अधिकतर 1 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इनको आप जो जनरल सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप ये IUPAC नेम याद रखेंगे। चौथा है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है? पीरियोडिक टेबल में मेटल एंड नॉन मेटल्स का पोजीशन, उनके ग्रुप्स, उनका पीरियड्स और उसके सीरीज़, या फिर मॉडल पेपर में आप देखिए उन सीरीज़ में किसी एक ग्रुप में या किसी एक पीरियड में कौन कौन से मेटल्स या नॉन मेटल्स आते हैं, इनर्ट गैसेस की पोजीशन कहाँ पे होती है, कौन सा सीरीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, ये सारे प्रकार के प्रश्न पीरियोडिक टेबल से पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री वास्ट ज़रूर है, लेकिन आप उसको धीरे धीरे करके और ध्यानपूर्वक अपनी बातों को याद रखेंगे तो केमिस्ट्री अच्छे से हल हो जाएगा। और इन 4 बिंदुओं पे ध्यान देने से आपको केमिस्ट्री से पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही स्कोर हो पाएगा। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में हम ज़्यादातर देखेंगे कि क्वेश्चंस जो होते हैं वह छोटे और ज़्यादातर डायग्राम्स पे बेस्ड भी हो सकते हैं। तो बायो में हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जिनका कि प्रैक्टिस आप पहले से करके रखें। पहला है अमीबा में पोषण, दूसरा ह्यूमन के डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, तीसरा ग्लूकोज का विखंडन, इस प्रक्रिया को भी एक फिगर के द्वारा दर्शाया गया है बुक में, आप उसे भी ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। नेफ्रॉन और उसके बाद न्यूरॉन। अक्सर हमने देखा है कि नेफ्रॉन और न्यूरॉन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नेफ्रॉन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का है और न्यूरॉन जो है वो आपका नर्वस सिस्टम का है। तो आप इस बातों को ध्यान में रखें, जब भी आप कोई डायग्राम बनाएं तो उसे आप याद रखें कि ये किस चीज़ का है। उसके बाद है मानव मस्तिष्क, पार्ट्स ऑफ ब्रेन का बारे में भी आपका डायग्राम्स आ सकते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। इसका जो डायग्राम आपके बुक में दिया है उसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और उसके लेवलिंग पे भी ध्यान दें। उसके बाद है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। इसके भी डायग्राम्स अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसको कि आपको सही से और क्लीन करके बनाना चाहिए। लास्ट में समजात और समरूप अंगों के बारे में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उसके डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं और उसके डायग्राम से उसको समझाने के लिए भी बताया जाता है। तो ये सारे प्रश्नों को जब आप बायो में देखेंगे तो इन सारे प्रश्नों से डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस भी और 1 मार्क्स क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स की जब हम बात करेंगे तो हमारा क्वेश्चंस आएगा इस पे, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इस तरीके से 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में आया तो ये भी पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स जो है वो कहाँ पे होता है, उसको दर्शाइए। अगर लॉन्ग में यही क्वेश्चन पूछा जाए तो किस प्रकार से पूछा जाएगा कि फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स को आप एक नीट एंड क्लीन डायग्राम से दर्शाइए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि इन सारी चीज़ों से 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से रखें। इतनी चीज़ों को ध्यान में रखने से लगभग बायो आपका पूर्ण रूप से कवर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं वैसे टिप्स जो सभी सब्जेक्ट्स में हमें काम आएंगे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या बायो। एक प्रश्न इनसे भी पूछा जाता है कि कौन से साइंटिस्ट हैं, उनका नाम,
किस ईयर में उन्होंने और कौन सी डिस्कवरी की, इससे भी आपके 1 मार्क्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आप तीनों सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों के लिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। वैसे नॉन साइंटिस्ट जिन्होंने कुछ काम रिगार्डिंग कुछ हमारे सिलेबस में काम किया है, तो उनके आप नाम को और उनकी डिस्कवरी को याद रखेंगे। अब हम देखते हैं रे डायग्राम। जब हम रे डायग्राम की बात करते हैं फिजिक्स में, लेंस में या मिरर में, आपको जब रे डायग्राम के बारे में पूछा जाता है और आप उसे बनाते हैं, तो उसको बनाने में आपको कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो है कि आप कोई भी डायग्राम बनाएं तो उसमें आप पेंसिल का यूज़ करें, और जब आप रे डायग्राम बना रहे हैं या फिजिक्स के कोई डायग्राम्स बना रहे हैं तो उसमें आप रूलर या स्केल का ज़रूर इस्तेमाल करें। और उसके बाद है कि एक्सप्लेन द एब्रीविएशन। जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें छोटे वर्ड में लिख देते हैं, जैसे F, U, V, और इस प्रकार से डिनोट करते हैं ताकि हमारा डायग्राम क्लीन दिखे। तो हमने यहाँ पे डायग्राम क्लीन कर दिया, लेकिन अगर जब हम उसे यह बताएंगे ही नहीं कि यह U क्या कह रहा है, यह F क्या कह रहा है, तो वो कैसे समझेगा। तो इसलिए हमें हर प्रत्येक फिगर बनाने के बाद फिगर के नीचे उसका नाम लिखना होना चाहिए कि ये किस चीज़ का फिगर है। उसके बाद उसके एब्रीविएशन, यानी कि हमने देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में बताया है यू से हमने क्या डिनोट किया है, बिंब की दूरी। वी से हमने क्या डिनोट किया है, प्रतिबिंब की दूरी। एफ से हमने क्या डिनोट किया है, फोकस दूरी। इसी प्रकार से ए, बी, सी या ओ किस चीज़ को डोनेट करता है आपको लिखना होगा, तभी यह डायग्राम सही रूप से कंप्लीट माना जाएगा और आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अदरवाइज कितना भी अच्छा डायग्राम बनाने के बाद आपके मार्क्स इन्हीं सब बिंदुओं के कारण कट जाते हैं। तो किसी भी फिगर को बनाने के बाद उसके एब्रीविएशंस को लिखें और फिगर के नीचे उसका नाम ज़रूर से लिखें। जब हम बायोलॉजी में डायग्राम्स की बात करते हैं तो हमें किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए और डायग्राम्स कैसे बनाने चाहिए उनका हम देखते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें बायोलॉजी में जब आप कोई भी डायग्राम बनाएं तो बिल्कुल फ्री हैंड से बनाएं। इसमें किसी भी प्रकार के स्केल्स की ज़रूरत, आपको रूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐसे भी आप देखिए कि हमारा शरीर की संरचना भिन्न भिन्न तरीके के होती हैं, इसी के लिए आपको इसमें रूलर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम्स को कैसे बनाना है, कैसे लेवल करना है, उस चीज़ को आप देखें कि मैं कैसे करके बता रही हूँ। अगर मान लीजिए कि हमें एक सेल का डायग्राम बनाना है, तो हमने बिल्कुल फ्री हैंड से बनाया। और हम इसमें जितने भी डिटेल्स हमें बनाने हैं वो सब बनाएंगे। जब इसको लेबल करने की बात आएगी तो हम लेबल तो आपने देखा कि हमने फ्री हैंड से डायग्राम बनाया। मार्किंग भले ही हमारा स्पेस नहीं होने के कारण टेढ़ा गया, लेकिन जब हम लिखेंगे तो उसे बिल्कुल अपनी कॉपी के सीध में लिखेंगे ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो और यह मार्किंग बिल्कुल ही स्वच्छ लगे, देखने में क्लीन, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना चाहिए और नीट एंड क्लीन ही उसका लेवलिंग भी करना चाहिए। और किसी भी फिगर को बनाने के बाद हम फिगर, एनिमल, सेल, ये एक फिगर को बनाने का एक प्रॉपर ढंग होता है। आपको इसी चीज़ को आगे ध्यान में रखें और आगे के लिए भी ये आपके लिए बेनिफिट है कि आप डायग्राम्स को कैसे बनाते हैं, उसको लेबल कैसे करते हैं और उसके का डोनेशन, उसका जो नीचे नाम होता है वो ज़रूर लिखना चाहिए। इसी प्रकार से वो कोई भी डायग्राम कंप्लीट माना जाता है। तो बायो के डायग्राम्स के लिए आप इसको ध्यान में रखें और किसी भी चीज़ को बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाएं, जो देखने में भी अच्छा लगेगा और स्कोरिंग में भी अच्छा मिलेगा आपको।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्ज़ाम। जब आप एग्ज़ाम राइट कर रहे हैं तो आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है। आपको साइंस के लिए 2 आवर्स और 45 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें कि आपको मेरे हिसाब से अगर आपने इस प्रकार से अपने टाइम को डिवाइड किया तो आसानी होगी। फर्स्ट 1 घंटा और 15 मिनट जो होता है वह आप 1 मार्क्स के लिए रखें, क्योंकि इसके बाद OMR शीट कलेक्ट कर लिया जाता है। तो आप देखिए कि 1 घंटे और 15 मिनट में 75 मिनट्स हो गया टोटल आपको 80 प्रश्न दिए रहेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट लेस देन ए मिनट, मतलब 1 मिनट से भी कम पर क्वेश्चन आपको समय मिल रहा है। तो आप इसमें कैसे सॉल्व करें कि आपको फ़ायदा हो। आप वही करें कि जो पार्ट आपका मजबूत है, जैसे फिज़िक्स मजबूत है तो फिज़िक्स वाले क्वेश्चंस को पढ़ें और उसको ही हल करने का ज़्यादा कोशिश करें, ताकि आपका समय इसमें से बच जाए और ताकि आप उसको यूज़ कर सकें अपने नेक्स्ट सेक्शन के लिए। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि बाकी हमारे पास कितना बचा, 1.5 आवर। अब 1.5 आवर में हमें 30-30 मिनट तीनों सब्जेक्ट्स पे देना चाहिए, जैसे 30 मिनट फिज़िक्स के लिए भी, 30 मिनट केमिस्ट्री के लिए और 30 मिनट बायोलॉजी के लिए। तो हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन सभी में 4-4 पूछे गए हैं, इसलिए अगर 5 मिनट हम हर एक क्वेश्चन पे देते हैं तो 20 मिनट हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेगा और लॉन्ग क्वेश्चंस तो एक ही लिखना है, तो आराम से 10 मिनट में हम एक क्वेश्चंस लिख सकते हैं। लेकिन यह जो टाइम मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बताया वह तभी होगा जब आप यहाँ से थोड़ा बहुत अपना समय, यानी कि शुरू के 1 मार्क्स क्वेश्चन में से थोड़ा समय आप लास्ट में रिवीजन के लिए बचा के रखते हैं। तो इस प्रकार टाइम को आप अपने हिसाब से भी थोड़ा ऊपर नीचे करके आप अपना देखें कि आपकी राइटिंग स्पीड क्या है, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं। अगर बहुत सारे क्वेश्चन के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आप उसका आंसर जितनी जल्दी लिख सकें लिखें। और लिखने के क्रम में शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स लिखने के क्रम में आप यह बात को ध्यान में रखें कि टाइम के अनुसार आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो और क्वेश्चन का मार्किंग भी बिल्कुल सही हो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 4 के बगल में क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया तो वो मार्किंग आपकी गलत हो जाएगी और वहाँ पे मार्क्स आपके कट जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 9 के अनुसार उसे मार्क्स देगा, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर वो मार्क्स कट जाएगा। तो आप यह ध्यान रखें कि आप कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके बगल में जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं उसी को लिखें। यह नहीं कि फिज़िक्स का हमें 4 बनाना है तो 1 2 3 4 फिज़िक्स में कर दिया और केमिस्ट्री में 1 2 3 4 अलग से कर दिया। नहीं, जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर में है आप उसी को लिखें और इस तरीके से टाइम को विभाजित करके अगर आप अपना काम करते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चंस छूटेगा नहीं और आप सही समय पे पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कंटेंट मैनेजमेंट की। आखिर कंटेंट को मैनेज करने की ज़रूरत क्यों है? इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर आपसे जितना पूछा जाए उतने का ही जवाब दें और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को कंसाइज करके रखें। मतलब जितना पूछा है, जितनी ज़रूरत है उतना ही लिखें। ज़्यादा लिखने से आपका टाइम भी जाएगा, पेपर भी ख़त्म होंगे, अनवांटेड आप पेपर को वेस्ट करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे और मार्किंग तो उतने ही नंबर की होगी जितने का सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि 2 मार्क्स के लिए कभी आप देखिए कि क्वेश्चंस में सिर्फ उसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो डेफिनेशन आप लिखिए और उसके एग्जाम्पल लिखिए। बस आपका काम 2 से 4 लाइन में कंप्लीट हो जाना चाहिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। और जब 6 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 2.5 से 3 पेज, लगभग 150 वर्ड्स आएंगे उसमें विथ डायग्राम। अगर आपका एक पेज में डायग्राम आता है तो 1 से 1.5 पेज आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपका काम 5 मार्क्स के लिए या 6 मार्क्स के लिए पूरा हो जाता है।
डायग्राम्स में आप सारी बातों को ध्यान में रख के डायग्राम्स बनाएंगे, और जब इसका आंसर आप लिखेंगे तो आप कोशिश करें कि ज़्यादातर पॉइंट वाइज लिखें, और अगर आपको पॉइंट्स नहीं लिखने हैं तो आप पैराग्राफ को चेंज करते हुए लिखें ताकि अलग अलग डिवीज़न क्वेश्चंस के पता चलें। नेक्स्ट कंटेंट में हमें और क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर क्वेश्चन 2 पार्ट में है, दोनों का आंसर देना मस्ट है, क्योंकि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही होता है। इसको मैं क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स बता के आगे आपको बताऊंगी। उसके बाद है, अगर क्वेश्चन डिफरेंस का है यानी डिफरेंस पूछा गया है तो कॉलम बना के ही लिखें, उससे स्कोरिंग करने में और आपके मार्क्स को देने में भी आसानी होती है। बहुत लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ में डिफरेंस लिखते हैं, जिससे कि प्रॉपरली क्या डिफरेंस है वो पता नहीं चलता है। और डिफरेंस बनाने में आपको एक और बात क्या ध्यान में रखनी है कि अगर आप डिफरेंस के पहले पॉइंट में किसी भी चीज़ के शेप के बारे में डिफरेंस लिख रहे हैं तो उसके सामने उसका जो है शेप को ही डिफाइन करें। यह नहीं कि यहाँ पे लिख दिया कि एनिमल सेल का शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है, और यहाँ पे लिखा कि प्लांट सेल का जो कंटेंट है उसमें जो हमारा वैक्यूल्स है वो कम होता है, या ये लिख दिया। तो आप ध्यान रखें कि डिफरेंस लिखते वक्त आपको एक ही चीज़ के दोनों तरफ अंतर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम टाइम मैनेजमेंट में और कंटेंट मैनेजमेंट में देखते हैं कि फिज़िक्स में हमारे मॉडल सेट पेपर में एक क्वेश्चन दिया गया है, लॉन्ग क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। व्हाट इज़ डिफेक्ट ऑफ विजन, what are the types of defect of visions, how it can be cured, explain with a neat diagram। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 4 पार्ट में ये क्वेश्चन डिवाइड किया गया है। अगर आप सिर्फ उसका डायग्राम बना देते हैं तो बाकी तीनों पार्ट्स के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगे इस 6 में से वो आपको नहीं मिलेंगे। मान लो कि व्हाट इज़ डिफेक्ट ऑफ विजन 1 मार्क्स मान लो इसमें, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन 2 मार्क्स, हाउ इट कैन बी क्योर्ड 2 मार्क्स, और रेस्ट जो बच गया हमारे पास 1 मार्क्स या 2 मार्क्स नीट एंड डायग्राम के लिए। तो आपको डायग्राम बनाया तो डायग्राम का तो मार्क्स मिल गया 2 मार्क्स, लेकिन हाउ इट कैन बी क्योर्ड अगर आपने नहीं लिखा है तो इसका 1 मार्क्स फुल ही कट जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप किसी एक पार्ट को छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट पार्ट का मार्क्स आपको मिलेगा और इस पार्ट का मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए आप इन बातों को ध्यान रखें कि जिस प्रकार पार्ट वाइज क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप अपने आंसर्स भी उसी तरीके से पार्ट वाइज या तो पैराग्राफ करके या फिर पॉइंट वाइज करके आप उसको लिखें और अच्छे तरीके से डायग्राम बनाएं जो कि बिल्कुल नीट हो, जो ताकि स्कोरिंग में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने केमिस्ट्री के मॉडल सेट पेपर के क्वेश्चन से लिया है। What do you understand about conservation and management of natural resources? सेम चीज़ मैं यहाँ पे आपको ये इंडिकेट करना चाहती हूँ, एंड इसका मतलब यह क्वेश्चन भी 2 भाग में है, कंजर्वेशन भी लिखना है और मैनेजमेंट भी लिखना है। किसका? नेचुरल रिसोर्स का। तो अगर आप सिर्फ कंजर्वेशन लिखते हैं या सिर्फ मैनेजमेंट लिखते हैं तो आपका मार्किंग जो है वह कम होगा। इसलिए आप ध्यान दें कि कंजर्वेशन के बारे में भी लिखें और मैनेजमेंट के बारे में भी लिखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं बायोलॉजी का, और इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द नर्वस सिस्टम विथ वेल लेबल्ड डायग्राम। मतलब एक्सप्लेन करना है किसे? नर्वस सिस्टम को विथ वेल लेबल्ड डायग्राम। विथ यानी कि उसके साथ में, तो डायग्राम तो आपको बनाने ही बनाने हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो नर्वस सिस्टम का डायग्राम बना के आप उसे लेवल करेंगे अच्छे से और उसके बारे में फिर एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे, तभी वह क्वेश्चन सही बनाया जाएगा। सिर्फ डायग्राम बना के लेवल करने से आपको इस क्वेश्चंस के हाफ मार्क्स में से ही स्कोरिंग किया जाएगा, रेस्ट हाफ मार्क्स एक्सप्लेनेशन का नहीं मिल पाएगा। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें कि क्वेश्चंस के जितने पार्ट्स हैं उस सभी को आप फुलफिल करें, तभी अच्छा स्कोर होगा। तो आइए अब हम कुछ ऐसे चीज़ें देखते हैं जो हमें एग्ज़ाम के समय करना चाहिए और जो हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या हमें करना चाहिए?
फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ, हमारा स्ट्रेंथ जिस सब्जेक्ट में है, रिगार्डिंग साइंस में हम ये कह रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, उस तीनों में से आपका जो पसंदीदा और स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस को आप पहले करें, 1 मार्क्स क्वेश्चन में ज़्यादा करें, और रेस्ट जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और उसमें आप टिप्स वाइज वो करना स्टार्ट करें, पॉइंट वाइज। अगर कोई क्वेश्चंस आपको ऐसा मिलता है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, उस क्वेश्चंस को आप डील ना करें। लेकिन अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, डील करना ही है, तो उसे आप ज़रूर ही डील करें, पॉइंट वाइज। उसमें आपको जो याद आता है वो आप लिखें, किसी भी क्वेश्चन को अनटच्ड ना छोड़ें। दूसरा पॉइंट है हैव ऑल एट वन प्लेस, मतलब अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उन सभी को रिवाइज करने के लिए सारी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करें। जैसे साइंटिस्ट का नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का, उनके ईयर की डिस्कवरी और उनका डिस्कवर किया हुआ टॉपिक आप एक जगह पे नोट कर लें ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। उसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को आप कॉलम वाइज बना के लिस्ट बना लें और उन सभी को आप एक जगह रखें। लास्ट मोमेंट पे नोटबुक में से वही पढ़ें जो कि रिवाइज करने योग्य है, ना कि पूरा बुक पलट के आप अपना टाइम वेस्ट करें और खुद में टेंशन क्रिएट करें। उसके बाद है ड्राफ्ट योर आंसर वेल। जब आप एग्ज़ाम लिखते हैं उस समय आप बिल्कुल यह ध्यान में रखें कि आंसर में कितना पूछा गया है उतना ही लिखें और अपने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से सुसज्जित रूप से सजा के लिखें, जिससे कि एग्जामिनर को वह पसंद आए कि आपने उसका आंसर क्या और कितना लिखा। लास्ट पॉइंट है कि आप हर चीज़ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिलैक्स रहें। किसी भी चीज़ को आप टेंशन या पैनिक क्रिएट ना होने दें कि एग्ज़ाम से एग्ज़ाम है। एवरीथिंग विल गो राइट इफ़ यू आर रिलैक्स। तो आप रिलैक्स रहें और चीज़ों को ध्यानपूर्वक और लाइन वाइज, पॉइंट वाइज आप उसको डील करना स्टार्ट करें। अब वह कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम ड्यूरिंग राइटिंग एग्ज़ाम्स। जब आप एग्ज़ाम राइट कर रहे हैं तो आप यह देखें कि हमने टाइम को जिस प्रकार से बांटा है, अगर उसमें के लिए हमें किसी क्वेश्चन से थोड़ा टाइम बच रहा है तो आप तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, ना कि वो टाइम को वेस्ट करें। वो बचा हुआ समय हम लास्ट में रिवाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है डू नॉट जंबल द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के बगल में आप सही क्वेश्चन नंबर लिखें। फिजिक्स के डिपार्टमेंट में फिजिक्स वाले क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री और बायो में बायो, यथासंभव जहाँ तक आपसे पॉसिबल हो आप वही क्वेश्चन नंबर लिखें जो क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं, जिससे कि मार्किंग करने में आसानी हो। उसके बाद है अवॉइड मिस्टेक्स। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि मैंने खुद मिस्टेक्स में आपको मिस्टेक करके बताया कि आप भी गलतियों को अवॉइड करें, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें एग्जामिनर्स को पसंद नहीं आएंगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इंश्योर नॉट टू राइट मोर देन रिक्वायर्ड। किसी 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए आप 1 पेज का आंसर लिख रहे हैं, आपको मार्क्स तो 2 ही मिलने हैं, इसलिए आप उसमें उतना ही लिखें, अपने मैटर को कंसाइज करके लिखें कि जितनी ज़रूरत है उतना ही आप लिखें। इस प्रकार से हमने देखा कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सारे टिप्स को अगर आप साइंस के एग्ज़ाम देने से पहले आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप डेफिनेटली साइंस का एग्ज़ाम अच्छे से लिख पाएंगे। बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट ना होने दें अपने अंदर और आप बिल्कुल काम होके ये सारा टिप्स को ध्यान में रख के आप अपने एग्ज़ाम्स को लिखने जाएं। अब एग्ज़ाम जिस दिन हम देने जा रहे हैं उस दिन आपको बहुत सारी अन्य बातों के बाद एक बात यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने साथ क्या क्या ले जाना है। अभी के मैटर में हम एक सैनिटाइज़र रखेंगे अपने हाथ में, पानी का बॉटल रखेंगे और हाँ, साइंस को जब डील करने जा रहे हैं तो आप
प्रॉपर और उचित और उतना स्टेशनरी अपने साथ रखेंगे जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि पेंसिल, रबर, कटर और पेन जो है, रूलर, ये सारी चीज़ों आप अपना लेके जाएं ताकि एग्ज़ाम्स के समय में आप ना खुद डिस्टर्ब हो ना दूसरे को डिस्टर्ब करें। लास्टली, जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तो आप यह मूड बना के जाएं कि आप वह प्रेजेंट करने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ामिनर को हैप्पी बनाएगा। मतलब आपका फुल मोटो ये होना चाहिए कि हम क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिख कर आए कि एग्ज़ामिनर मेरे कॉपी को देख के प्रसन्न हो और हमें वो हैप्पी अच्छे से मार्क्स दे और हमारा स्कोरिंग अच्छा हो, जिससे कि हमें फ़ायदा हो। तो आपका कॉपी बिल्कुल नीट, क्लीन और कंसाइज होना चाहिए। इन सभी बातों से, ये सारे टिप्स देके मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ और ये मेरा ये मानना है कि आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोरिंग होगा और मार्क्स भी आप अच्छे उठा पाएंगे साइंस में। इसलिए डोंट पैनिक, आप एग्ज़ाम देने अच्छे से जाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। जाता, कभी छुपने के लिए खेत भागता या नहा के घर घुस जाता। बेटा ये क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं माँ, मैं पहेली सुलझा रही हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी पहेली? माँ, आप अंदर चलो ना माँ। क्या हुआ? माँ चलो तो सही। अरे बता ना। अरे माँ चलो, माँ चलो। क्या हुआ बेटा? माँ, वो आज से मेरा महीना शुरू हो गया बेटा। माँ, अभी दर्द वर्द नहीं है। आंगनबाड़ी भाभी ने ये चुटकियों में गायब कर दिया और ये पहेली भी उन्होंने ही दी है। हर महीने बाहर निकलता, लाल रंग से ये रंग आ जाता, छुपने के लिए कभी खेत भागता या नहा के घर घुस जाता। जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। लेकिन इसका पहेली से क्या लेना देना? हाँ, हर महीने बाहर निकलता, लाल रंग से रंगा जाता। अरे हाँ, यही तो है इसका जवाब। हाँ बेटा, महीना सूखने के लिए ऐसे ही साफ सूखे सूती कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन माँ, अगर वो कपड़ा गीला हो गया तो मैं उसका क्या करूँ? सब समझाऊंगी मेरी बच्ची। इन दिनों में मोटे मोटे 3 चीजों का तुम्हें खास ख्याल रखना पड़ेगा। एक, साफ सफाई, दूसरा रख रखाव और तीसरा निपटाव। अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई के लिए रोज नहाना, खास तौर पर उन दिनों में। कपड़ा ज्यादा गीला होने पर उसे तुरंत दूसरे साफ सूती कपड़े से बदल लो। कम से कम दिन में 3 बार नहीं बदला तो इन्फेक्शन हो सकता है। कपड़ा बदलने से पहले और कपड़ा बदलने के बाद साबुन से हाथ धोना जरूरी है। शाबाश। और अब कपड़े के रख रखाव के बारे में।
इस्तेमाल किए कपड़े को साबुन से अच्छी तरह धो दो, क्योंकि धोने से दाग नहीं रहता और खुशबू भी। और फिर उस कपड़े को धूप में टांग कर सुखा दो। धूप में सुखाने से कीटाणु छूमंतर हो जाते हैं। और जब कपड़ा सूख जाए तब उसे कहाँ रखे माँ? उसे तय करके एक कपड़े की थैली में डालकर अपने बाकी कपड़ों के साथ रख दो, छप्पड़ में छुपा के नहीं। तीसरी बात, कपड़े के निपट निपटाव की। इस्तेमाल किए कपड़े को घर या खेतों से दूर गहरे गड्ढे में गाड़ दो या फिर स्कूल शौचालय के इंसिनरेटर में जला दो। अच्छा ले, अंदर जा। माँ, अब मैं बेफिक्र होकर स्कूल भी जा सकती हूँ। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार, हौसलों में आगे जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली, अरे पहेली की सहेली है तू, ये एक और पहेली। इस बार मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे अरे क्या गोरी, अरे खींचो मत।